प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट तो है ही है, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रत्येक प्रकार की एग्ज़ाम में। तो चलते हम टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है सेलों का समांतर क्रम में किस प्रकार संयोजित किया जाता है, अर्थात हम बात करेंगे सेलों के समांतर क्रम की। इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह संयोजन कब लाभप्रद होता है? तो हम बात करेंगे सेलों के समांतर क्रम की। इससे पहले हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि धारिता का समांतर क्रम और प्रतिरोधों का भी समांतर क्रम। आज हम बात करेंगे सेलों के समांतर क्रम के बारे में और इसके व्यंजक तथा ये जो हम सेलों का जो संयोजन समांतर क्रम बनाएंगे ये कब हमें लाभदायक होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो सेलों का जो समांतर क्रम संयोजन होता है, हम सबसे पहले यहाँ चित्र को देखेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा सेलों का समांतर क्रम संयोजन का एक चित्र हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसके अंदर जो है हमने यहाँ पर 3 सेल दर्शाए गए हैं। ये इसका धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव, ये धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव, और सेल तीसरे का भी ये धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव है। और आर जो स्मॉल आर है ये इस परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध है, और कैपिटल आर जो है इस परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है। और इन तीनों सेल से धारा आई इस परिपथ के अंदर प्रवाहित हो रही है। अब देखिए श्रेणी क्रम, सेलों का जो श्रेणी क्रम है वो बनाते कैसे हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सेल है, यहाँ पर हमने 3 सेल लिए हैं। इसके अलावा हम n टाइप सेल, मतलब बहुत प्रकार से सेल हम यहाँ पर लेके इस प्रकार से हम इसको समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसका बनाने का तरीका क्या होता है कि सेल के प्रत्येक धन ध्रुव को एक बिंदु से तथा इसी सेल के प्रत्येक ऋण ध्रुव को दूसरे सिरे से हम जोड़ देते हैं, और दोनों सिरों को हम एक बाह्य परिपथ यानी कि एक परिपथ से हम जोड़ देते हैं, और इस परिपथ के अंदर एक बाह्य प्रतिरोध हम R लगा देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास एक पूर्ण रूप से समांतर क्रम संयोजन सेलों का बन के तैयार हो जाता है। तो हम लिखेंगे जो अभी हमने रीड आउट किया है, बहुत ही इसकी सिंपल लैंग्वेज है, देखिएगा। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर चित्र को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, फिर इसके बाद हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, और लैंग्वेज लिखने के बाद जस्ट हम उसके नीचे चित्र बनाएंगे। सेलों के समांतर क्रम जोड़ने के लिए सेलों के धन ध्रुव को एक बिंदु से तथा ऋण ध्रुव को दूसरे बिंदु से जोड़कर, देखिए ये सेलों का एक समांतर क्रम हमने चित्र में दिखाया गया है। सेलों के धन ध्रुव को एक बिंदु से और इन्हीं सेलों के ऋण ध्रुव को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इसके आगे हमने लिखा था दोनों बिंदुओं के मध्य बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देती है। तो देखिए यहाँ पर दोनों बिंदु, ये बिंदु और एक ये बिंदु, दोनों बिंदुओं के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, और इन सेलों के माध्यम से इस परिपथ में धारा आई प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल है। ये लैंग्वेज लिखने के बाद आप जस्ट इसके नीचे ये चित्र को भी ड्रॉ करिएगा। आगे हमने लिखा है माना n सेल समांतर क्रम में संयोजित है। तो हमने यहाँ पर क्या माना है कि
जो हमारे पास जो श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम जो संयोजित है, इसके अंदर हमने क्या मान लिया कि n सेल क्या है, संयोजित है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो देखिए हर सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r हमने यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। आगे लिखा है तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तो देखिए इस परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और सेल का विद्युत वाहक बल E है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हमने E माना है। तो लैंग्वेज जो इसकी बहुत ही सिंपल है, जैसा हमने पढ़ा वैसा ही हमने यहाँ पर लिखा है। आगे हमने लिखा है कि अतः तुल्य प्रतिरोध R डैश स्मॉल r डैश हो तो, यानी कि जो हमारे पास ये परिपथ है, इस परिपथ में जो स्मॉल r हमने आंतरिक प्रतिरोध माना है, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो, हमने यहाँ पर माना r डैश हो। ठीक है, उनका तुल्य प्रतिरोध r डैश हो। तो इस प्रकार हम यहाँ प्रत्येक जो समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध लगे उनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 1/r डैश इक्वल 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डैश 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 डैश, फिर प्लस लाएंगे और कहाँ पर n पदों तक। ये हमने n पदों तक इसलिए लिखा है कि हमने यहाँ पर माना था कि जो हमारे पास परिपथ है उस परिपथ के अंदर n सेल समांतर क्रम में संयोजित है, इसलिए हमने कितने से यहाँ पर n सेल लिए। तो फाइनली हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1/r डैश इक्वल n/r। ठीक है, ये हमने फाइनली इसको n पदों में इस प्रकार से इसको लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर r डैश का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम पलट देंगे। तो देखिए ये बन जाएगा यहाँ पर r डैश इक्वल r अपॉन में n। कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर r डैश का मान निकाला है तो r डैश को हमने पलट दिया। तो यहाँ से जो RHS वाला पार्ट है ये भी पलट जाएगा, r जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा, n जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास ये बन जाएगा और हम इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमने इसको क्या नाम दिया है, समीकरण नंबर 1 नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। यदि बाह्य प्रतिरोध R हो तो हमने माना था कि परिपथ के अंदर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो अतः परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध यानी जो आंतरिक प्रतिरोध था उसको हमने माना था R डैश और प्लस में आ जाएगा बाह्य प्रतिरोध। इस प्रकार परिपथ में कुल प्रतिरोध होगा R डैश यानी आंतरिक प्रतिरोध, उसको हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला था, प्लस कैपिटल R यानी कि बाह्य प्रतिरोध। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध होगा R डैश प्लस कैपिटल R। आगे हमने लिखा कि समीकरण 1 से R डैश का मान रखने पर, तो हमने यहाँ पर R डैश का जो मान है जस्ट अभी निकाला था, समीकरण 1 हमने उसको नाम दिया था, वहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर R डैश का मान रखेंगे। तो देखिएगा समीकरण 1 से R डैश का जो मान है स्मॉल r अपॉन n, ये मान हम वहाँ पर रखेंगे। तो देखिए ये बन जाएगा इस प्रकार, हमारे पास R डैश का मान हम रखेंगे स्मॉल r अपॉन n और प्लस में r, ये हमने समीकरण 1 से मान रख दिया है। यदि परिपथ में I धारा बहती हो तो, यानी कि हमारे पास जो परिपथ है उसके अंदर I धारा बहती होती हो तो हम जानते हैं कि धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। और हम धारा को रिप्रेजेंट करते हैं I से, और परिपथ के अंदर कुल प्रतिरोध जो है वो कैपिटल E है। देखिएगा इस परिपथ के अंदर जो हमने चित्र ड्रॉ किया था,
इसमें कुल जो विद्युत वाहक बल है वो E यहाँ पर समांतर क्रम में आ जाएगा E। और कुल प्रतिरोध जस्ट हमने अभी निकाला था समीकरण 1 में मान रखकर, यह आया था हमारे पास R/N + R। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर R प्लस स्मॉल r/N। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो बनेगा I इक्वल, यहाँ ऊपर जो है E ये सेम चल ही रहा है, हम यहाँ क्या N को एलसीएम लेंगे, N का गुणा इधर करेंगे तो ये बन जाएगा N कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इस प्रकार जो N है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनली बन जाएगा I इक्वल NE अपॉन में NR प्लस में स्मॉल r। इस प्रकार हमने जो फार्मूला ज्ञात किया था I इक्वल NE अपॉन में NR प्लस स्मॉल r, यही परिपथ में बहने वाली धारा का व्यंजक है। इस प्रकार हमने सेलों का समांतर क्रम संयोजन के लिए इसका चित्र भी ड्रॉ किया और इसका व्यंजक भी हमने प्राप्त किया। अब हम बात करेंगे किस स्थिति के लिए लाभदायक होता है। स्थिति फर्स्ट, यदि आंतरिक प्रतिरोध R <2 के बाह्य प्रतिरोध R हो तो, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही छोटा हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो हम आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य मान लेते हैं। अर्थात हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो आंतरिक प्रतिरोध R है उसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। तो देखिएगा जस्ट अभी हमने फार्मूला निकाला था, यहाँ पर हम इसके अंदर 0 रख देंगे तो हमारे पास बचेगा NE अपॉन में NR। देखिए ये बनेगा हमारे पास I इक्वल NE अपॉन में N कैपिटल R, और यहाँ पर N से N भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा I इक्वल E अपॉन में R। तो देखिए यहाँ पर आया है I इक्वल E, यानी कि धारा के इक्वल में आया, बैटरी से बहने वाली धारा के इक्वल सेल से बहने वाली धारा, यानी जितनी बैटरी से बहने वाली धारा होगी उतनी ही सेल से बहने वाली धारा होगी, तो दोनों बराबर होगी। तो इस स्थिति में कोई लाभप्रद नहीं होगा, तो इस स्थिति में कोई भी लाभदायक नहीं होगा। तो हमने लिखा इस प्रकार में बैटरी से बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर होगी, इस स्थिति में कोई लाभप्रद नहीं है। स्थिति सेकंड, यदि NR यानी बाह्य प्रतिरोध <2 आंतरिक प्रतिरोध हो तो, अर्थात हम क्या करेंगे बाह्य प्रतिरोध को नगण्य मान लेते हैं, यानी कि जो बाह्य प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही अधिक होना चाहिए। अर्थात हम बोल सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध बहुत ही मात्रा इसकी कम है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि अर्थात बाह्य प्रतिरोध R को हम क्या मान लेंगे बराबर 0 के मान लेंगे। तो हमारे पास जो हमने इक्वेशन निकाला था यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर 0 को मान लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा I इक्वल NE अपॉन में आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए इस प्रकार में जो परिपथ में बहने वाली धारा और सेल से बहने वाली धारा का N गुना होगी, तो ये स्थिति हमारे पास ये हमारे लिए लाभदायक होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा है इस स्थिति में बैटरी से बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा की N गुना होगी। तो देखिए बैटरी से बहने वाली धारा और एक सेल से बहने वाली धारा की N गुना होगी, तो यह स्थिति क्या है लाभप्रद है, यानी कि स्थिति हमारे लिए लाभदायक है। तो आज हमने देखा था सेलों का समांतर क्रम संयोजन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। आप इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा, और साथ में एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।